गुड इवनिंग क्लास। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी का। वेरी वेरी गुड इवनिंग। चलिए क्लास, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं पॉलिटी के नेक्स्ट लेक्चर को। और हम लोग बात कर रहे थे लोकल गवर्नमेंट के बारे में। भाग 9 हम लोग पढ़ रहे थे, लोकल गवर्नमेंट हम लोग पढ़ रहे थे। और जो हमें टॉपिक था, अगर हम टॉपिक आपको याद दिलाते हैं तो संवैधानिक विकास हम लोग कर रहे थे कि किस किस प्रकार से स्थानीय स्वशासन का विकास हुआ। इसमें हमने सन 1687 ईस्वी में जो मद्रास में नगर निगम की स्थापना हुई थी, वहां से हमने प्रारंभ किया था। और आजादी के पश्चात बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, ठीक, और PVK राव समिति तक हम लोगों ने कर लिया। जो अगली समिति होगी आज हमारी, उसका नाम होगा लक्ष्मीमल समिति। ठीक, क्लियर? तो आप लोगों को याद है ना टॉपिक। आज ये हमारी पॉलिटी की 64वीं क्लास है। ठीक, और हम लोग स्टार्ट करते हैं। और इसी प्रकार से अब क्लासेस आपको प्रीमियर में देखकर, क्योंकि आप सबको पता है क्लासेस, लाइव क्लासेस इतना ज़्यादा शेड्यूल व्यस्त हो चुका है, इतना ज़्यादा शेड्यूल बिजी हो चुका है कि लाइव क्लासेस करना थोड़ा सा मुश्किल हुआ है। तो हमने ये सोचा आप लोगों को क्लासेस ही तो चाहिए। जो डाउट होंगे आपके, डाउट आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और ऐसे क्लास को रिकॉर्डेड फॉर्म में डाल के प्रीमियर क्लास लगा के देखा जाए। हम भी क्लास में मौजूद रहेंगे। आपकी जो भी डाउट होंगे हम क्लास में आपको बताएंगे, क्लास में आपको देंगे, तो आप अपने डाउट को पूरा पूछ सकते हैं। क्लियर? चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और हेडिंग डालिएगा आप लोग। उसके आगे हमने PVK राव समिति कर लिया था, रिजेक्ट कर दिया गया था। और अगली लिखिएगा लक्ष्मीमल समिति। हमने आपको यहां तक थोड़ा सा डिस्कशन किया भी था, हमने आपको डिस्कशन किया हुआ था। ठीक, और डिस्कशन पर आगे चलते हैं, आगे बढ़ाते हैं डिस्कशन को अपने और बात करते हैं। हेडिंग डालिएगा लक्ष्मीमल समिति। लक्ष्मीमल सिंघवी, लक्ष्मीमल समिति 1983। लक्ष्मीमल सिंघवी समिति 1900। इसे अधिकतर आप लोग LM सिंघवी समिति के नाम से जानते हो। ज्यादातर जगहों पर LM सिंघवी लिखा होता है, लेकिन LM का पूरा नाम है लक्ष्मीमल सिंघवी समिति। 1986 में यह समिति बनती है। LM सिंघवी काम करना प्रारंभ करती है, देखती है अभी तक जो भी सारी समितियां बनी थी और समितियों ने जो कार्य किया था, उस आधार पर LM सिंघवी ने सबसे पहली बात की, वो ये कहा, उन्होंने कहा कि पंचायती राज को, तो ये पंचायती राज की शुरुआत कर दी गई थी, तो इनका सबसे पहला काम कहना था कि पंचायती राज को, इसे पंचायती राज व्यवस्था को क्या दिया जाए। इनका कहना था कि इन्हें संवैधानिक दर्जा दिया जाए। संवैधानिक दर्जा, पहली बार संवैधानिक दर्जा देने की बात कौन करता है? लक्ष्मीमल सिंघवी करते हैं। इन्हें संवैधानिक दर्जा दिया। दूसरी बात कहते हैं कि जो ये पंचायती राज व्यवस्था हो, इसका जो नेचर हो, इसकी जो प्रकृति हो, वो प्रकृति वही हो जो बलवंत राय मेहता ने कहा था। और प्रकृति इसकी कैसी हो? त्रिस्तरीय। ये इनकी दूसरी बात थी। कहने का मतलब था कि इन्होंने बलवंत राय मेहता समिति की जो सिफारिशें थी, उसे क्या किया? उसे माना और कहा बलवंत राय मेहता ने जो कहा था बिल्कुल सही कहा था। ना द्विस्तरीय हो, न 4 स्तरीय हो, सबको रिजेक्ट करते हुए LM सिंघवी जी ने यह कहा कि प्रकृति इसकी कैसी हो? त्रिस्तरीय हो। और दूसरी बात इसे जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो क्या है? इसे संवैधानिक दर्जा दी। तीसरी बात इन्होंने कहा कि जनसंख्या के आधार पर SC तथा ST को आरक्षण दिया जाए। उन्होंने इस बात को भी कहा कि जनसंख्या के आधार पर SC तथा ST को आरक्षण दिया जाए। और जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है
वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इन्होंने इसमें ये है कि इन्होंने कहा कि महिलाओं को भी क्या दिया जाए, आरक्षण दिया जाए। महिलाओं को आरक्षण दिया जाए। इसकी भी वकालत किसने की, इसकी भी वकालत की एल.एम. सिंघवी जी ने, कि महिलाओं को भी आरक्षण दिया जाए। और फिर महिलाओं को आरक्षण दिया गया। कितना, तो महिलाओं को आरक्षण जो दिया गया है वो 33% से लेकर 50% तक, 50% तक आरक्षण दिया गया। किसे, महिलाओं को दिया गया। कहां पर, स्थानीय स्वशासन में। बात यहां तक क्लियर है। अगर उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश में आरक्षण 33%, महिलाओं को आरक्षण 33% है। परंतु कई राज्यों में महिलाओं को आरक्षण 50% भी दिया गया है। जैसे कि बात करें तो हम बिहार कह सकते हैं, छत्तीसगढ़ कह सकते हैं, झारखंड कह सकते हैं, हिमाचल प्रदेश, असम, महाराष्ट्र, राजस्थान, ऐसे राज्यों में आरक्षण 50% भी दिया गया है। अपने उत्तर प्रदेश की बात करें, अपने राज्य की बात करें तो अपने राज्य में आरक्षण 33% दिया गया है। तो ये सारी बात किसने की, लक्ष्मीमल जी ने। 1986 का समय है और आप सबको पता होगा देश के प्रधानमंत्री होंगे इस समय कौन, राजीव गांधी। लेकिन इन बातों को कंफर्म करने के लिए राजीव गांधी ने ही एक समिति का गठन और कराया। उन्होंने कहा यह बहुत बड़ी घटना है, भारतीय इतिहास में बहुत बड़ी घटना होने वाली है, ये आज का विवाद नहीं है, यह गांधी जी और अंबेडकर से यह विवाद प्रारंभ हुआ था, यह विवाद बड़ा है, इसीलिए एक कंफर्मेशन और चाहिए। और वर्ष 1988 में एक और कमेटी बनाई गई। तो अगला लिखिएगा पी फॉर पैरेट है, पी के थुंगीमल समिति। तो इसके पश्चात वर्ष 1988 में एक कमेटी और बनती है और इस कमेटी का नाम था पी के थुंगीमल समिति। और पी के थुंगीमल समिति ने ही क्या किया, इन्होंने एल.एम. सिंघवी ने जो कुछ भी कहा था उसकी क्या की, समर्थन किया। इन्होंने क्या कर दिया, पी के थुंगीमल समिति की जो सिफारिश थी उसे क्या कर दिया, हामी भर। तो पहले बलवंत राय मेहता ने इस बात को उठाया, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की बात उठाई, ठीक। अशोक राय मेहता आए, पी के वी राव आए, ठीक। और उसके बाद लक्ष्मीमल सिंघवी आए। लक्ष्मीमल सिंघवी ने सबसे पहली बार संवैधानिक दर्जा देने की बात की। ये यहां से इंपॉर्टेंट है, पूछा था सबसे पहले किसने संवैधानिक दर्जा देने की बात की थी, तो वो की थी लक्ष्मीमल ने। बाकी और चीजें प्रकृति वैसे ही हो, जैसे बलवंत राय मेहता ने कहा था जनसंख्या के आधार पर एससी एसटी को और महिलाओं को भी आरक्षण दिया जाए, ऐसा एल.एम. सिंघवी जी ने कहा। लेकिन एक और कंफर्मेशन हुआ, एक और कमेटी का गठन किया गया वर्ष 1988 में, जिस कमेटी का नाम था पी के थुंगीमल समिति। और इस समिति ने भी यही कहा कि लक्ष्मीमल जी ने जो कुछ भी किया है, जो कुछ भी कहा है, वो बिल्कुल क्या है, सही है, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। और देन फाइनली राजीव गांधी को यह समझ में आया कि अब वो सही समय आ गया है कि पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दे दिया जाए। तो वर्ष 1989 में जब राजीव गांधी का लगभग अंतिम समय चल रहा था, तो राजीव गांधी अपने अंतिम दौर में यह चाहते थे कि पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दे दिया जाए। परंतु वह इस विधेयक को लोकसभा में पारित करा ले गए। विधेयक लेकर आए थे, वो लोकसभा में पारित करा ले गए, परंतु राज्यसभा में वो पारित नहीं करा पाए और राजीव गांधी का ये सपना टूट गया। और राजीव गांधी यह कार्य नहीं करा सके। परंतु राजीव गांधी की मृत्यु के बाद
सत्ता परिवर्तन हुआ और सत्ता परिवर्तन के बाद जब सत्ता स्थिर होती है तो वर्ष 1992 में यह प्रयास फिर से किया गया जब देश के प्रधानमंत्री थे नरसिम्हा राव। नवंबर 1992 में प्रोसेस फिर से शुरू हुआ, लोकसभा या राज्यसभा या विधेयक पारित हुआ और 20 अप्रैल 1993 को राष्ट्रपति का हस्ताक्षर। और देन ये जो हमारा लोकल गवर्नमेंट था, स्थानीय स्वशासन था, ये संवैधानिक दर्जा प्राप्त। संविधान के भाग 9 में, संविधान के भाग 9A में स्थानीय स्वशासन को 2 खंडों में, एक शहरी और एक ग्रामीण के नाम से संवैधानिक या वही हमें लिखना है 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन। उस समय देश के प्रधानमंत्री थे नरसिम्हा राव और राष्ट्रपति थे शंकर दयाल शर्मा। इन दोनों से रिलेटेड एक और घटना हुई थी वर्ष 1993 में ही, बाबरी मस्जिद को भी गिराया गया था दिसंबर 1993 में। तब भी देश के राष्ट्रपति थे शंकर दयाल शर्मा और प्रधानमंत्री थे नरसिम्हा राव। नरसिम्हा राव के जीवन की 2 बड़ी घटनाएं हैं, एक स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा देना और दूसरा बाबरी मस्जिद का गिराया जाना। ये दोनों नरसिम्हा राव के काल में ही हुआ था। क्लियर? तो चलिए लिखिएगा 73वां संविधान संशोधन, 73rd CAA 1990, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1993। देखो अगर कहीं पर 92 लिखा है बिल्कुल परेशान मत होना, 92 में लाया गया था, फाइनली पारित हुआ, अप्लाई, खासकर वर्ष जो अप्लाई होता है उसे ही माना जाता है। ठीक, वर्ष 1993 लिखिएगा, परेशान मत होइएगा, कहीं 92 लिखा है तो ये नहीं वो गलत लिखा है, उसकी सोच कुछ और है। ठीक, तो 73वां संविधान संशोधन 1993 होता है और इसके द्वारा किया क्या गया, इसके द्वारा जोड़ा गया भाग 9, इसके द्वारा जोड़ा गया भाग 9 और भाग 9 का जो अनुच्छेद हुआ वो था आर्टिकल 243। आर्टिकल 243 और 43 तक ही नहीं रुका, ये कई खंडों में, कई उप अनुच्छेदों में जुड़ा। तो 243 से लेकर आर्टिकल 243 के ओ तक, वो लिखें ओ फॉर ऑरेंज, 0 नहीं है। तो भाग 9 73वें संविधान संशोधन 1993 द्वारा भाग 9 जोड़ा गया और इस भाग 9 में आर्टिकल 243 से लेकर आर्टिकल 243 का ओ तक स्थान दिया गया और इसी में दी गई क्या, ग्रामीण स्थानीय स्वशासन। ग्रामीण स्थानीय स्वशासन। तो 73वें संविधान संशोधन 1993 द्वारा भाग 9 में आर्टिकल 243 से आर्टिकल 243 के ओ तक ग्रामीण स्थानीय स्वशासन या लोकल क्या आप कहोगे, रूरल गवर्नमेंट को क्या दिया गया, संवैधानिक दर्जा दिया गया। कहां पर, भाग 9। बात क्लियर? टोटल 16 आर्टिकल होते हैं यहां पर। टोटल आर्टिकल कितने होंगे, 16 आर्टिकल होंगे। ठीक, इसमें टोटल आर्टिकल कितने होंगे, तो टोटल आर्टिकल आपके होंगे 16। टोटल 16 अनुच्छेद होंगे। ठीक, और इसी के साथ भाग 9 ही नहीं, इसी के साथ जोड़ी गई अनुसूची 11। भाग 9 के साथ साथ और भी एक जगह अप्लाई हुआ और वो इंप्लीमेंट हुआ क्या, अनुसूची 11। और अनुसूची 11 क्या है, वो है अनुसूची 11 में वर्णन किया गया किसका, पंचायती राज व्यवस्था। पंचायती राज
व्यवस्था की शक्तियों का विवरण। इससे संबंधित अनुसूची जोड़ी गई कौन सी? 11। तो पंचायतों की शक्तियां, पंचायती राज व्यवस्था की शक्तियां दी गई किसमें? अनुसूची 11 में। और यदि हम बात करते हैं किसकी, यदि हम बात करते हैं, यदि हम बात करते हैं ये कौन सा आर्टिकल होगा, अगर आपसे पूछा गया आर्टिकल, कभी पूछा था पंचायतों की शक्तियां अगर पूछी गई, तो यहां पर जो आर्टिकल था, जो पंचायती शक्तियां दी गई, वो आर्टिकल होगा आर्टिकल 243 का, आर्टिकल 243 का डब्ल्यू। और कितने विषय जोड़े गए, कितने विषय जोड़े गए? तो आप कहोगे अनुसूची 11 में कुल विषय जोड़े गए थे 29। कुल विषय कितने थे? कुल विषय यहां पर जोड़े गए 29। पंचायती राज व्यवस्था में जो 73वें संविधान संशोधन द्वारा भाग 9 जोड़ा गया और अनुसूची 11 जोड़ी गई। और ये 73वां संविधान संशोधन अगर पूछा गया इंप्लीमेंट कब हुआ, अर्थात लागू कब हुआ, अगर आपसे पूछा गया कि लागू कब हुआ, तो ये लागू हुआ 24 अप्रैल 1993। 73वां संविधान संशोधन लागू कब हुआ? 24 अप्रैल 1993 को। और यही 24 अप्रैल क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय पंचायत ठीक, हम लोग क्या कहते हैं? राष्ट्रीय पंचायत दिवस के रूप में मनाते हैं। यह चीज आप लोग नोट करिएगा। यह था 73वां संविधान संशोधन। दूसरी बात आपको बता दें, यह 73वां संविधान संशोधन जब हुआ था, ये 73वां संविधान संशोधन जब भी हुआ था, जब हुआ था, तो उस समय देश के जो पीएम थे, देश के जो पीएम थे, पीएम का नाम था नरसिम्हा राव। नरसिम्हा राव। और जो उस समय प्रेसिडेंट हुआ करते थे, प्रेसिडेंट थे, प्रेसिडेंट का नाम था शंकर दयाल, दयाल। ये उस समय प्रेसिडेंट हुआ करते थे, अर्थात राष्ट्रपति हुआ करते थे, जब हुआ था 73वां संविधान। क्लियर है? बताइएगा, चीजें यहां पर क्लियर है ना? जल्दी से नोट डाउन करो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक, पंचायतों की शक्तियां हो गई, कुल विषय होंगे 29। क्लियर? चलिए अगला देखो, 73वें के बाद अगला जो काम हुआ वो हुआ 74th CA 1990। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1993 होता है और इसके तहत जो सबसे पहला काम होता है वो जोड़ा गया भाग 9A। कैपिटल ए लिखने का मतलब है कि ये भाग कैसा है? नया है। कैपिटल अनुच्छेद लिखने में अगर कैपिटल लेटर अनुच्छेद लिखते हैं, इसका बेसिक सा मतलब है वो अनुच्छेद कैसा है? नया अनुच्छेद, बाद में जोड़ा गया है। ठीक, तो भाग 9A जोड़ा गया। इस भाग 9A को जो अनुच्छेद रखे गए, जो आर्टिकल रखे गए, तो आप खुद ही बताओ, वहां पर हमने ओ तक की बात कर ली थी। ये आर्टिकल 243 के ओ से आगे बढ़ा, पी पहुंचा और कहां तक गया? आर्टिकल 243 के जेड तक। और यहां तक आर्टिकल 243 के पी से आर्टिकल 243 के जेड जी तक रखी गई नगरीय स्थानीय प्रशासन। हमने आपको पहले ही करा चुके हैं, ये नगरी या इसी को हम कह सकते हो शहरी। हम पहले ही करा चुके हैं कि ग्रामीण के 3 पार्ट होते हैं, ग्राम पंचायत, ब्लॉक पंचायत, जिला पंचायत। वैसे शहरी के भी मैंने कराया था। क्या होता है?
शहरी की हमने कराया था, नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम, ये शहरी के थे, 3 पार्ट होते हैं। तो भाग 9A में आर्टिकल 243 के पी से लेकर आर्टिकल 243 के जेड जी तक जोड़ दिया गया क्या, शहरी या नगरीय स्थानीय स्वशासन, जिसे हम इंग्लिश में कहेंगे अर्बन लोकल गवर्नमेंट, अर्बन लोकल गवर्नमेंट कहते हैं। दूसरा काम इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो ये हुआ कि इसी के साथ जोड़ी गई 12 शेड्यूल, 12वीं अनुसूची भी जोड़ी गई इसी 74वें संविधान संशोधन द्वारा। और 74वें संविधान संशोधन द्वारा जो 12वीं अनुसूची जोड़ी गई, इसमें क्या रखा गया, इसमें रखा गया नगर पालिकाओं का, नगर पालिकाओं की शक्तियां, तो नगर पालिकाओं की शक्तियां रखी गई, इसमें वो रखा गया 12वीं अनुसूची में। और यदि आर्टिकल की बात करते हैं कि किस आर्टिकल में है, तो ये आर्टिकल होगा आर्टिकल 243। ये आर्टिकल होगा कौन सा, जल्दी से बताइएगा, किसी को पता हो ये आर्टिकल कौन सा होता है? ये आर्टिकल होगा, 1 मिनट, हमने वहां पे डब्लू कराया था ना, सॉरी। देखो एक बात बताएं, आप लोगों ने शायद किसी ने बोला हो, सुनिएगा, देखो, अरे जी वहां चले गए थे, डब्लू चले गए थे ना, ये तो डब्लू यहां आया, आर्टिकल 243 का डब्लू, सुनिएगा, देखो जो फिर से हम बता दे रहे हैं, यहां पर देखिएगा, हमने 11 शेड्यूल बताया, 11 शेड्यूल बताया, 11 शेड्यूल में पंचायतों की शक्तियां थी, फिर से सुनिएगा, शक्तियां किसकी थी, पंचायतों की शक्तियां थी, ठीक। यहां पर कुल विषय जो रखे गए 12वीं अनुसूची में, जो कुल विषय रखे गए वो 18 थे, कुल विषय कितने थे, 18 थे। और यहां पर जो कुल विषय हमने बताया था वो कुल विषय 29 थे। लेकिन अगर आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल होगा 243 का जी, हमने वहां पर डब्ल्यू लिख दिया था, फिर से इसे आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। विषय होंगे कितने, 29, यहां पर जी कर लीजिएगा, 243 का जी सही कर लीजिएगा, सॉरी। तो 29 विषय हैं, यहाँ पर 29 विषय हैं और यहाँ पर 18 विषय होंगे। और यह अप्लाई होगा, अगर हम लागू करने की बात करेंगे तो 74वां संविधान संशोधन कब लागू होगा, अगर हम लागू की डेट करते हैं, लागू होगा ये 1 जून 1993, 1 जून 1993 को 74वां संविधान संशोधन अधिनियम लागू हो जाएगा। और अगर 11 शेड्यूल की बात करें, ये तो आप पहले ही कर चुके हो, इसमें विषय कितने थे, तो 73वां और 74वां संविधान संशोधन हो गया और स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा प्राप्त कर, संवैधानिक दर्जा इन दोनों को मिल गया, ठीक। चलिए हम लोग लिखते हैं कुछ आर्टिकल्स लिखेंगे जो आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं आर्टिकल 243 से, क्लियर। चलिए आर्टिकल 243 से संबंधित कुछ आर्टिकल्स, ये आपने नोट डाउन कर लिया ना, चलिए लिखिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं पंचायतों की। पंचायतों की बात करते हैं, अर्थात भाग 9 की बात करते हैं, और भाग 9 की बात करते हैं। आर्टिकल जो हमारे सामने आपको मिलेगा वो आर्टिकल 243 से लेकर 243 के ओ तक की बात हमें, आर्टिकल 243 से लेकर आर्टिकल 243 के ओ तक की हमें बात करनी है। चलिए लिखिएगा, पहले लिखिएगा आर्टिकल 243, पहला जो हमें लिखना है
वो लिखिएगा आर्टिकल 243। और आर्टिकल 243 में लिखी गई है पंचायतों की परिभाषा। पंचायतों की परिभाषा या डिफिनीशन। पंचायतों की परिभाषा या पंचायतों की डिफिनीशन लिखी गई किसमें? आर्टिकल 243 में। बात समझ में आई? आर्टिकल 243 में लिखी गई है इन पंचायतों की परिभाषा। क्लियर? अगला लिखिएगा आर्टिकल 243 ए। आर्टिकल 243 ए। और आर्टिकल 243 में लिखा गया है, आर्टिकल 243 में लिखा गया है क्या? तो आर्टिकल 243 में है ग्राम सभा। आर्टिकल 243 ए में जिक्र किया गया है किसका? ग्राम सभा का। आर्टिकल 243 ए। अगला देखिएगा आर्टिकल 243 बी। आर्टिकल 243 बी। और आर्टिकल 243 बी कहता है ग्राम पंचायतों का गठन। ग्राम पंचायतों का गठन। तो ग्राम पंचायतों के गठन के संदर्भ में आर्टिकल कौन सा है? वो आर्टिकल आपका होगा कौन सा? वो होगा आर्टिकल 243 का डी। बस समझ में आई? तीसरा लिखिएगा। तीसरा होता है आर्टिकल 243 का सी। अगला होता है आर्टिकल 243 का सी। और आर्टिकल 243 का सी कहता है कंपोजिशन के बारे में। किसके बारे में? संरचना के बारे में। ये कहता है संरचना के बारे में। और संरचना क्या होती? संरचना में ये कहता है कि जिन राज्यों की आबादी 20 लाख या उससे कम होगी वहां ब्लॉक पंचायत नहीं होगी। बात समझिएगा। ये कहता है कि जिन राज्यों की जनसंख्या या जिन राज्यों की आबादी 20 लाख या उससे कम होगी वहां पर ब्लॉक पंचायत नहीं होगी। जिसको लिखना हो लिख सकते हो संरचना में। संरचना सीधे सीधे लिखा गया है कि जिन राज्यों की आबादी 20 लाख या उससे कम होगी वहां पर ब्लॉक पंचायत नहीं होगा या नहीं होता है। एक कंडीशन दी गई है आर्टिकल 243 के सी में। ठीक, बात क्लियर? अगला लिखिएगा आर्टिकल 243 का डी। अगला लिखिएगा आर्टिकल 243 का डी। और मेरे हिसाब से अभी तक का सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल 243 का। और आर्टिकल 243 का डी कहता है किसके बारे में? रिजर्वेशन के बारे में, आरक्षण। आर्टिकल 243 का डी कहता है आरक्षण के बारे में। ठीक, अगला लिखिएगा आर्टिकल 243 का ई। आर्टिकल 243 का ई। और वो कहता है कि जो ये स्तर होंगे इनके कार्यकाल के बारे में। आप सबको पता है कार्यकाल, आप सबको पता होगा 5 वर्ष ही इनका क्या होता है? कार्यकाल होता है। ठीक, अगला लिखिएगा आर्टिकल 243 का एफ। आर्टिकल 243 का एफ। और आर्टिकल 243 का एफ कहता है डिस्क्वालिफिकेशन, जिसे हिंदी में कहते हैं अयोग्यता के संदर्भ में। आर्टिकल 243 का एफ कहता है अयोग्यता के संदर्भ में। अगला आर्टिकल 243 का जी। और अभी हमने लिखाया था आर्टिकल 243 का जी। और वो होता है क्या? शक्तियां।
या आप कह सकते हो शक्तियां के साथ कह सकते हो कार्य या उत्तरदायित्व। शक्तियां या कार्य या आप उत्तरदायित्व कह सकते हो। कौन सा? आर्टिकल 243 के जी में तो ये पंचायतें होती हैं, इन पंचायतों की शक्तियां या कार्य या उत्तरदायित्व का जिक्र किया गया है आर्टिकल 243 के जी में। तो यहां पर मेरे हिसाब से जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आप उसे टिक कर लीजिएगा। 243 का डी पूछा जाता है, एफ पूछा जाता है और जी पूछा जाता है। यहां पर आप चीजों को नोट डाउन कर सकते हो, लिख सकते हो। जी तक बात हो गई। जी के बाद आप अगला लिखिएगा आई। आई और के, ये भी दो बहुत महत्वपूर्ण है। आर्टिकल 243 का आई देखिएगा, आर्टिकल 243 का आई यहां पर इरेज कर रहे हैं। अगला लिखिएगा आर्टिकल 243 का आई। आर्टिकल 243 का आई बहुत महत्वपूर्ण है और यह है राज्य वित्त आयोग। राज्य वित्त आयोग आर्टिकल 243 का आई। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि राज्य वित्त आयोग का कार्य क्या होता है। अगर आपसे कार्य पूछा गया तो आप कहोगे राज्य सरकार तथा स्थानीय स्वशासन के मध्य करों का बंटवारा, टैक्सेस का बंटवारा करने का काम कौन करता है? वो करता है राज्य वित्त आयोग। बात समझ में आई? तो राज्य वित्त आयोग कार्य है, कार्य सरकार तथा स्थानीय स्वशासन के मध्य करों का बंटवारा करना राज्य वित्त आयोग का कार्य होता है। और वहीं अगर आप केंद्रीय वित्त आयोग की बात करते हैं तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच करों का बंटवारा कौन करता है? वो आपका करता है जो आर्टिकल 280 में है, क्या? केंद्रीय वित्त। क्लियर? चलिए ये भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। अगला लिखिएगा आर्टिकल 243 का के। और आर्टिकल 243 का के कहता है राज्य निर्वाचन आयोग की बात। राज्य निर्वाचन आयोग। और राज्य निर्वाचन आयोग का कार्य क्या होता है? तो राज्य निर्वाचन आयोग का बेसिक सा जो कार्य है, अगर हम कार्य की बात करें इसकी, तो आप कहोगे स्थानीय स्वशासन के चुनाव को संपन्न कराना। बाकी हम राज्यपाल में ये सब लिखा चुके हैं कि इनके जो अध्यक्ष होते हैं, इनके जो सदस्य होते हैं, इनकी नियुक्ति सदैव कौन करता है? राज्यों का राज्यपाल करता। ठीक। और अगला लास्ट आर्टिकल लिखिएगा आर्टिकल 243 में से, मतलब पंचायतों में से। ये दोनों भी आर्टिकल एग्जाम में खूब पूछे जाते हैं, इस बात को जान लीजिएगा। ये दोनों आर्टिकल भी एग्जाम में खूब पूछे जाते हैं। ठीक। और लास्ट आर्टिकल लिखिएगा आर्टिकल 243 का एम। आर्टिकल 243 का एम और आर्टिकल 243 का एम अपवाद है। ये क्या है? अपवाद है। अपवाद क्या है? अपवाद ये है, आर्टिकल 243 का एम कहता है कि कुछ स्थानों पर, कुछ क्षेत्रों पर भाग 9 लागू नहीं हो। आर्टिकल 243 का एम लिखिएगा, कुछ क्षेत्रों पर, कुछ क्षेत्रों में भाग 9 लागू नहीं होगा।
तो आर्टिकल 243 का एम कहता है कि कुछ क्षेत्रों में भाग 9 लागू नहीं होगा। वो क्षेत्र कौन कौन से होंगे? वो क्षेत्र कौन कौन से होंगे जल्दी से बताओ, देखते हैं किसे किसे पता है। चलिए यहां पर हम नीचे ही रेज कर रहे हैं। तो आर्टिकल 243 का एम कहता है, आर्टिकल 243 का एम कहता है कि कुछ क्षेत्रों में भाग 9 लागू नहीं होगा। वो कुछ क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो आप लोग देखिएगा, पहला लिखिएगा मणिपुर तथा दार्जिलिंग के, मणिपुर तथा दार्जिलिंग के पहाड़ी क्षेत्र, मणिपुर तथा दार्जिलिंग के पहाड़ी क्षेत्र। अगला लिखिएगा नागालैंड, मेघालय तथा मिजोरम में, नागालैंड, मेघालय तथा मिजोरम में, नागालैंड, मेघालय तथा संपूर्ण मिजोरम में लागू नहीं होगा। अगला लिखेगा अनुसूची 5 तथा अनुसूची 6 से संबंधित क्षेत्रों में। हमने आपको अच्छे से पढ़ाया है तो फिर से बताने की जरूरत नहीं होगी। अनुसूची 5 तथा अनुसूची 6 वाले क्षेत्रों में, ठीक। और आप कह सकते हैं एक और है, इसे हम कहते हैं कि अरुणाचल प्रदेश में, आप कहोगे एक चीज कि अरुणाचल प्रदेश में कहता है कि एससी को आरक्षण नहीं प्राप्त होगा। ठीक। अगला कहता है दिल्ली के संदर्भ में कि दिल्ली में पंचायतों का गठन राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर है। राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर। तो ये वो चीजें हैं आर्टिकल 243 का एम जहां जहां पर अप्लाई नहीं होता। फिर से सुनिएगा, मणिपुर की पहाड़ियों पर, दार्जिलिंग की पहाड़ियों पर, नागालैंड में, मेघालय में, मिजोरम में लागू नहीं होगा। अनुसूची 5 और अनुसूची 6 जो सभी राज्य हैं वहां के राज्यों के जो अनुसूचित क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों पर लागू नहीं होगा। अरुणाचल प्रदेश में एससी को आरक्षण प्राप्त नहीं होगा और दिल्ली में पंचायतें होंगी या नहीं होंगी ये राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर करेंगी। राष्ट्रपति चाहे तो उन्हें दे दे और राष्ट्रपति चाहे तो उन्हें आरक्षण ना दे। बात समझ में आई? ये बातें समझ में आई? ठीक। चलिए अगला देखिएगा, जैसे इसका आर्टिकल हुआ तो अगला आर्टिकल लिखिएगा पंचायतों के बाद अगला लिखिएगा नगर पालिकाओं। नगर पालिकाओं से संबंधित अनुच्छेदों को देखते हैं। नगर पालिकाओं से संबंधित कल ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अगली क्लास में भाग 9 हमारा पूरा क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा। एक क्लास और बचेगी छोटी सी। नगर पालिकाओं के संदर्भ में नगर पालिका ही लिखो। और अगर नगर पालिका की बात करते हैं और अगर भाग की बात करते हैं तो भाग आपका हो जाएगा 9A। और यदि आर्टिकल की बात करते हैं, जो हमारा आर्टिकल होगा, अनुच्छेद होगा, वो होगा 243 के ओ तक हो गया था ना, तो P से लेकर
आर्टिकल 243 के पी से लेकर आर्टिकल 243 के जेड, आर्टिकल 243 के पी से लेकर आर्टिकल 243 के जेड जी तक क्या है हमारा, नगर पालिका है। भाग 9A है। क्लियर। चलिए हम देखते हैं, अगर इसके महत्वपूर्ण अनुच्छेदों की बात करते हैं तो पहला लिखिएगा आर्टिकल 243 का पी, आर्टिकल 243 का पी, और आर्टिकल 243 का पी कहता है नगर पालिका की परिभाषा, नगर पालिका की परिभाषा। नगर पालिका की परिभाषा की बात करता है कौन, आर्टिकल 243 के पी में। अगला लिखिएगा आर्टिकल 243 का क्यू, आर्टिकल 243 का पी के बाद क्यू, और आर्टिकल 243 का क्यू कहता है नगर पालिकाओं का गठन, नगर पालिकाओं का गठन। ठीक। अगला आर्टिकल 243 का आर कहता है, आर्टिकल 243 का आर कहता है नगर पालिकाओं की संरचना, नगर पालिकाओं की संरचना। कंपोजिशन की बात करता है कौन, आर्टिकल 243 का आर। ठीक। अगला लिखिएगा आर्टिकल 243 का एस, आर्टिकल 243 का एस, और आर्टिकल 243 का एस कहता है वार्ड समिति के बारे में, वार्ड समिति का गठन। और वार्ड समिति के गठन के लिए कहता है कि 3 लाख की जनसंख्या पर, 3 लाख की जनसंख्या पर, 3 लाख की जनसंख्या पर एक वार्ड समिति ही, 3 लाख या उससे अधिक, आप कह सकते हो कि 3 लाख या उससे अधिक की जनसंख्या पर एक वार्ड समिति का गठन किया जाएगा। ये आर्टिकल 243 का एस कहता है। अगला लिखिएगा एस के बाद लिखिएगा टी, आर्टिकल 243 का टी, और आर्टिकल 243 का टी कहता है किसके बारे में, आरक्षण। यहां पर भी आरक्षण मिला हुआ है एससी एसटी को और महिलाओं को। अगला लिखिएगा आर्टिकल 243 एसटी के बाद पी हो गया, क्यू हो गया, आर हो गया, एस हो गया, टी हो गया, टी के बाद, टी के बाद क्या आता है, यू ही तो आता है। यू में कहा गया है किसके बारे में, आरक्षण के बाद फिर आता है कार्यकाल, कार्यकाल, कार्यकाल के बाद आर्टिकल 243 का लिखिएगा वी, यू के बाद वी, और वी में होती है अयोग्यता। वी में क्या होती है, अयोग्यता होती है। और फिर आर्टिकल 243 का लिखिएगा डब्ल्यू, आर्टिकल 243 का डब्ल्यू, और इसमें है नगर पालिकाओं की, नगर पालिकाओं की शक्तियां, या आप, हमने कहा इसी को आप कह सकते हो कार्य, या फिर आप इसी को कह सकते हो उत्तरदायित्व। और यही चीज क्या है, यही चीज तो अनुसूची 12 है, यही चीज क्या है, अनुसूची 12 है। ये आर्टिकल 243 का डब्ल्यू, आपको इतना याद रखना है। आपको यहां तक चीजें क्या रखनी है, याद रखनी। इसके बाद के आर्टिकल आपको याद नहीं कर। ठीक, बात समझ में आई।
बात समझ में आई? यहां तक सभी को बातें क्लियर हैं? बताइएगा, ये भी यहां तक सभी को बातें क्लियर है या नहीं? ठीक, तो ये था 73वां और 74वां संविधान संशोधन भाग 9 और भाग 9A। अब देखो, अगर थोड़ा सा हम कंपेयर करें, चलिए हम कंपेयर कर लेते हैं, क्योंकि 15 मिनट का टाइम पूरा पूरा बचा हुआ है। अगर हम कंपेयर कर लेते हैं, तो कंपेयर में अगर आपसे पूछते हैं, जैसे भाग 9 है, भाग 9 है और भाग 9A है, भाग 9 है और भाग 9A है। ठीक, तो आप बहुत ध्यान से समझना, जैसे जो भाग 9 है ये मैंडेटरी है, ये अनिवार्य है कि हर एक स्थान पर होगा, भी ग्रामीण क्षेत्र होंगे वहां पर होगा ही तो होगा। ग्राम पंचायत, ब्लॉक पंचायत, जिला पंचायत होगी, अगर नियमों का, संरचनाओं का जो नियम कानून उसके अगर परिप्रेक्ष्य में है तो सरकारें वहां पर राज्य सरकारें करेंगी। बात समझ में आई? लेकिन शहरी में ऐसा अनिवार्य, पहली बात सुनिए, बात समझ में आई? बात समझ में आई ना? दूसरी बात, महिलाओं को आरक्षण दोनों स्थानों पर मिला हुआ है, 33% से लेकर 50% तक आरक्षण दोनों ही स्थानों पर मिला हुआ है। क्लियर? आरक्षण की बात कर दें, एससी एसटी को आरक्षण मिला हुआ है। बात समझ में आई? एससी एसटी को आरक्षण मिला हुआ है, ये बात समझ में आ रही है? एससी एसटी को भी आरक्षण मिला हुआ है। एससी एसटी को किसके आधार पर वो मिला है? किसके आधार पर? तो आप कहोगे वो मिला है जनसंख्या के आधार पर। टेन्योर जो होता है वो दोनों का 5 साल ही होता है। टेन्योर क्या होता है? वो 5 साल ही होता है। बात समझ में आई? बाकी आपको हमने बताया था कि जो इलेक्शन सिस्टम होता है वो क्या होता है? डायरेक्ट भी होता है और कुछ चीजें इनडायरेक्ट भी होती हैं। जो सदस्यों का चुनाव होता है वो सदैव डायरेक्ट होता है, जो उनके चीफ होते हैं, जो मुखिया होते हैं, उनका चुनाव इनडायरेक्ट होता है। और कुछ जगह तो केवल इनडायरेक्ट होगा, कुछ जगह पे ऑप्शनल भी है, परंतु वो डायरेक्ट कराया जाता है। ये सारी चीजें हमने आपको बात कर ली थी। हमने आपको उसके साथ साथ राज्य वित्त आयोग और राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में भी बतलाया। इनके अध्यक्षों की, सदस्यों की नियुक्ति वगैरह के बारे में है, हम ऑलरेडी हम राज्यपाल में हम लोग डिस्कस कर चुके। क्लियर? अब इसके बाद भी अगर किसी का कोई सवाल होगा, बात को सुनिएगा, अगर इसके पश्चात भी किसी का कोई सवाल होगा, वो सवाल आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, वहां से हम देखेंगे और फिर नेक्स्ट क्लास में आपको उस सवाल का जवाब दिया जाए। क्लियर? आई होप ये टॉपिक आपको पूरा का पूरा समझ में आया होगा। बट अभी भी अगर किसी को कोई भी पॉइंट पर डाउट है, वो डाउट आप पूछ सकते हो। हम तो आपको दिन भर में 2-3 बार मिल ही जाते हैं। ठीक, मिल जाते हैं, आप कभी भी किसी भी टाइम अपने डाउट को। ठीक, और मेरा एक सवाल है, उस सवाल का जवाब आप सब दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। सबका जवाब आना चाहिए। आज का जो मेरा सवाल है वो ये है कि जो 73rd CAA 1993 था, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1993 को लागू करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा? 73वां संविधान संशोधन को लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? इसका जवाब आपको, आंसर हमें चाहिए कहां पर? कमेंट। और हाँ, एक चीज और भी जानने का हम प्रयास करेंगे। आप ये सब बताना कि क्या क्लासेस को ऐसे प्रीमियर में लगाकर क्या क्लासेस को, कोर्स को पूरा कंप्लीट कर दिया जाए? इसके भी जवाब की हम इच्छा जरूर करेंगे। अगर ऐसा आपके जवाब में हाँ आता है तो मैं क्लासेस को ऐसे करके बहुत जल्द ही आपका कोर्स, जो भी 20-25 दिन लगेगा, मैं आपका कोर्स जल्दी से कंप्लीट कर दूंगा। फिर इन फ्यूचर आपको पॉलिटी का केवल MCQ करने की आवश्यकता रह जाएगी। इतना MCQ करा देंगे
इतना एमसीक्यू आपको करा देंगे, इतना ज़्यादा आपको एक्सप्लेनेशन दे देंगे, प्लस आप ये थ्योरी की क्लास शुरुआत से कर कर आप लोग सब क्या कर डालो, पढ़ डालो। चलिए मिलते हैं आपको कल सुबह। ठीक, आपको इस समय खूब भरपूर क्लासेस मिल रही होंगी। टेट स्पेशल चल रहा है, टेट स्पेशल चल रहा है सुबह 6 बजे से लेकर 11 बजे तक, 12 बजे तक, और शाम को 4 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक, रात के 10 बजे तक आपको क्लासेस मिल रही हैं। तो मजा आ रहा होगा ना, आपका पूरा डेटा इसी में यूज हो रहा होगा। यही हम लोगों ने प्लान बनाया। ठीक, लॉकडाउन की स्थिति क्या रही, क्या होगी नहीं पता। थर्ड वेव की जो आहट है वो मिल चुकी है, अल्फा वेरिएंट मिल चुका है। ठीक, इन सबको देखते हुए हम लोग पूरा तत्पर हैं कि आप लोगों की क्लास खूब मस्त से मस्त हो, आप लोगों की पढ़ाई ना रुकने पाए। और यूनिवर्सिटीज अपना एग्जाम की जो डेट है वो आ चुकी है, एग्जाम पैटर्न आ चुका है, थोड़ा चेंज है, 1.5 घंटे का पेपर होगा। पैटर्न कैसे होगा वो नेक्स्ट क्लास में आपको हम डिस्कस कर देंगे। 1.5 घंटे का पेपर होगा। कुछ लोगों ने ये कहा था बहुविकल्पी पेपर होगा, एमसीक्यू होगा, ठीक, ओएमआर शीट पर होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है, 1.5 घंटे का पेपर होगा, सेम नंबर पूर्णांक वही होगा, बस क्वेश्चन घट जाएंगे, ऐसी जानकारी मिली है। क्लियर? तो चलिए, अगर किसी को कोई जानकारी चाहिए होगा तो हम लाइव क्लास में डिस्कस कर लेंगे और आपको हम बता देंगे कि किस प्रकार से इस बार अवध यूनिवर्सिटी का एग्जाम वाला है। ठीक, तो चलिए मिलते हैं आपको कल सुबह 7 बजे। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखो, मस्त रहो, खुश रहो। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।